कैमर के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कैमर का नियम क्या है, ये देखिए क्या है कि यदि कोई हमारे पास निकाय समीकरण है तो उसमें x और y के मान हम किस तरह से निकालेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो इसमें आता है x का मान d1/d एंड y का मान d2/d। अच्छा, अब d क्या है, ये कौन सी बला है भाई, तो d बराबर फॉर्मूला आप लिखेंगे जब ये इस तरह से इक्वेशन होगा तो, सॉरी ये यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई, इज इक्वल टू C1 और इज इक्वल टू C2। जब इस तरह का इक्वेशन होगा तो आप लिखेंगे A1 B1 A2 B2। ये D का मान हो गया। D1 का मान देखिए कैसे चलेंगे, D1 का मान याद रखेंगे C से पीछे C1 B1 C2 B2 एंड D2 की जो मान आप रखेंगे या D2 का जो प्रसार होता है वो कुछ इस प्रकार होगा A1 A2 और C1 C2, A1 A2 एंड C1 A2 C1 सॉरी A1 C1 A2 C2, कुछ इस प्रकार से होता है। अगर यही इक्वेशन 3 बार में दिया हो, मतलब x y z के रूप में A1x B1y एंड C1z इज इक्वल टू D1 A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2 एंड A3x B3y एंड C3z इज इक्वल टू D3, ये 2। क्लियर है। तो जब इस तरह का इक्वेशन दिया हो तो इसमें भी x इज इक्वल टू तो वही होगा D1/d, y इज इक्वल टू D2/d एंड z इज इक्वल टू D3/d। तो अब यहाँ d क्या है भाई साहब, d जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। अब इसके बाद D1 क्या है, D1 देख लीजिए। D1 हमने बताया था कि पहले आगे से पीछे चलेंगे, इसमें ऐसे ऐसे चले थे तो इसमें 2 लेके चलेंगे, 3 का है ना, D1 फिर D1 के बाद B1 C1 D2 B2 C2 एंड D3 B3 एंड C3। अब जो है D2 की बात की जाए, D2 हम कैसे चले थे, A1 C1 लेके चले थे, तो यहाँ होगा A1 D1 एंड C1, याद रखेंगे A1 D1 C1 A2 D2 एंड C2 A3 D3 एंड C3। अब बच गया D3 की वैल्यू देखिए कैसे निकालनी है। D3 में क्या क्या आपको लेके चलना है, A B D लेके चलना है, B1 D1 A2 B2 एंड D2 A3 B3 एंड D3, इतनी बातें। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको कैमर का नियम भी कहते हैं। कभी कभी इसी को निकाय समीकरण द्वारा हल करने के लिए भी कहा जाता है। तो निकाय समीकरण द्वारा भी हल करना हम बता देंगे आपको, वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी तरह से होता है। बस उसमें क्या होता है कि चीज़ें अलग अलग से सेपरेट कर ली जाती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसी को हम निकाय समीकरण द्वारा भी बता दे रहे हैं। आपको एक बार में लिखना है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू, यहाँ क्या है D1 D2 D3 है, तो लिख लीजिए भाई साहब D1 D2 एंड D3। इस तरह से हल करेंगे तो भी आंसर आने वाला है और इस तरह से हल करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो इसी तरह से आपका ये जो है निकाय समीकरण हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जैसा आपकी इच्छा हो उस पर आप सवाल लगा सकते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सवाल से पहले जरा संगत निकाय के बारे में या निकाय समीकरण के बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी हम दे देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए कैसे हल करना होता है। A1 B1 एंड C1 तो आप ये लिखेंगे ही, ये उसके बाद बराबर जो आप लेके चलेंगे तो बराबर x जो है, या ऐसे कहा जाए इसको A बराबर ले लीजिए। अभी आगे बताते हैं। x इज इक्वल टू आप ले लेंगे x y एंड z एंड b इज इक्वल टू आप ले लेंगे ये वाले D1 D2 एंड D3। अब इसको भाई साहब सॉल्व कैसे करना है, इसका नियम कहता है कि ax सदैव बराबर होगा b के, मतलब a इंटू एक्स, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, तो a इंटू एक्स सदैव बराबर होगा b के। तो इस कंडीशन में हमें x की जगह XYZ होता है, तो x और a जब हम उधर भेजेंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा।
तो हमें पता है कि ए इनवर्स कैसे निकालते थे, पीछे निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके ज़्यादातर लगाएंगे। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपके पास कैमर नियम है, लेकिन कैमर नियम के साथ दिक्कत ये है कि उतना फार्मूला याद कौन रखे कि A1 कहाँ जाए, B1 कहाँ जाए, C1 कहाँ जाए और D1 कहाँ जाए। तो इससे अच्छा है कि आप निकाय समीकरण से इसे हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम सवाल पे बताएंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए बच्चों एक बड़ा प्यारा सा 4.6 से सवाल देखते हैं। इसमें 4.6 में ही आपको सवाल मिलेंगे। तो सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं A1x B1y इज इक्वल टू C1 से। ये छोटे वाले का है तो इसी इस तरह से ध्यान देंगे। A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो इसका जो पहले A बराबर आपका बनेगा A1 B1 अपॉन A2 B2 बनेगा, x बराबर XY बनेगा एंड B इज इक्वल टू C1 C2, ये चीज़ें बनेंगी। चलिए A इज इक्वल टू मान फिल करिए तो ज़रा, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, कुछ है तो 2 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब हमें चाहिए कब, x इज इक्वल टू A इनवर्स B के रूप में चाहिए। तो पहले हम यहाँ ध्यान दे देते हैं कि ये पहले इनवर्स का है कि नहीं। इनवर्स देखिए कब बन सकता है, किसी भी वर्ग आव्यूह या सारणी का इनवर्स कब निकल सकता है, जब इस पूरे का मान 0 ना हो, मतलब मॉड A 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए मॉड A निकाल लेते हैं जरा। मॉड A निकालिए, 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2, 3 माइनस 2 यानी -1। चलिए ये तो पता चला कि भाई साहब इनका इनवर्स निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब x की वैल्यू निकालिए, x की, अच्छा चलो इसका प्रसार इधर कर लो, 1 गुणे 3 2 गुणे 2 यानी -1 हो गया। चलिए अब x वाले की वैल्यू अगर हम निकालें तो XY रहेगी, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। B इज इक्वल टू हो गया हमारा, देख लीजिए बच्चों क्या हो गया, B इज इक्वल टू 2 और 3, ये वैल्यू प्राप्त हुई हमें। यहाँ तक कोई हैरानी परेशानी घबराहट तो होगी नहीं। तो चलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि इससे पहले A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तब ना x इज इक्वल टू A इनवर्स B लिखे थे हम। तो पहले तो हम A इनवर्स ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या, इसको मिटा दें। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए पहले उपसारणिक, फिर सहखंड, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले उपसारणिक देखिए इसका, M11 की वैल्यू निकालेंगे तो 3, M12 की निकालेंगे, अरे भाई 1 and 2 2, M21 की निकालेंगे तो 3 and M22 की निकालेंगे तो 1, ये आया। सहखंड में देख लीजिए C11 निकालेंगे तो -1 पे पावर 1 + 1 इंटू 3, 1 2 निकालेंगे, अब डायरेक्ट लिख देते हैं -2, 2 1 निकालेंगे -3 एंड 2 2 निकालेंगे 1। तो CIJ की जब हम बात करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 -2 -3 एंड 1। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। ये सारी बातें आपको बताई रखी गई हैं, कहीं कोई हैरानी परेशानी घबराहट नहीं है। जब हम एडजॉइंट A की बात करेंगे तो एडजॉइंट में क्या होता है, इसको पलट लिया जाता है, 3 -2 -3 एंड 1। मॉड A की वैल्यू हमने निकाल रखी थी -1, तो A इनवर्स भी निकाल लीजिए यहीं से, काहे परेशान है। देखिए 3 माइनस, अच्छा यहाँ एडजॉइंट लिख दें, चलिए भाई एडजॉइंट A लिख दिया गया 1 अपॉन -1, 3 -3 -2 एंड 1। तो चलिए A इनवर्स की वैल्यू जो है आपकी -3 3 2 एंड -1, यही प्राप्त हुई। अब हमको जो चीज़ चाहिए थी वो सारी बातें मिल गई हैं। अब हमें बस फार्मूले में चीज़ों को पुट करना है। x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, तो x की जगह रख दीजिए XY, इससे अब कोई छेड़छाड़ नहीं। A इनवर्स -3 3 2 एंड -1 एंड B की वैल्यू आपके पास होगी पड़ी हुई, देखिए यहाँ 2 and 3। और हमने बताया था गुणा कैसे करते हैं, नहीं पता है तो फटाक से भाग के जाइए पीछे वाले वीडियो में और देख के आइए। चलिए पहला रो एंड पहला कॉलम, और कॉलम में एक तो है 3 दूना -6, फिर प्लस 3 3 9, फिर इसमें आइए 2 दूना 4 प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है तो 3 1 -3 हो गया। x एंड y, 6 में से 9 घटा देंगे 3 हो गया, और यहाँ 1।
अब देखिए ये दोनों बराबर है, आव्यूह में क्या बताया गया था कि ये 3 के बराबर हो गया और y = 1 के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा x एंड y का। इसी तरह से आप 3/3 का भी लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। इसी के साथ कैमर नियम के और निकाय समीकरण के साथ हमने इस अध्याय को यहीं पे पूर्ण आहुति दी है, समाप्त कर दिया। ये आया आपका समाप्त, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम आपसे मिलेंगे अगले और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर में, जहाँ से जर्नी शुरू होगी आपकी 44 नंबर की। अब तक आपने कितने नंबर की जर्नी की वो भी हम आपको बता देते हैं, घबराइए नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 नंबर आप संबंध फलन से पाए थे, 13 नंबर आव्यूह और सारणिक से पा लिए, यानी 23 नंबर की जर्नी आपकी पूरी हो गई। क्लियर है। अब हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर, जो संबंध तथा फलन से शुरू होगा। क्लियर है। अवकलन और अवकलन के बहुत सारे प्रकार उसमें होंगे जो आपको समाकलन तक लेके जाएगा और 44 नंबर देके जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अभ्यास करिए, सवाल लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद।